नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है एक ऐसी कहानी जिसमें वर्णित घटना के साक्षी हम सभी कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य बने हैं। कहानी का शीर्षक है त्रास और लेखक है मशहूर साहित्यकार भीष्म सानी जी। एक्सीडेंट पलक मारते हो गया और एक्सीडेंट की जमीन भी पलक मारते तैयार हुई, पर मैं गलत कह रहा हूँ। उसकी जमीन मेरे मन में वर्षों से तैयार हो रही थी। हाँ, जो कुछ हुआ वह जरूर पलक मारते हो गया। दिल्ली में प्रत्येक मोटर चलाने वाला आदमी साइकिल चलाने वालों से नफरत करता है। दिल्ली के हर आदमी के मस्तिष्क में घृणा पलती रहती है और एक न एक दिन किसी न किसी रूप में फट पड़ती है। दिल्ली की सड़कों पर सारे वक्त घृणा का व्यापार चलता रहता है। बसों में धक्के खाकर चढ़ने वाले, भाग भाग कर सड़कें लांघने वाले, भूंपू बजाती मोटरों में सफ़र करने वाले सभी किसी न किसी पर चिल्लाते, गालियां बकते, मुड़ मुड़ कर एक दूसरे को दांत दिखाते जाते हैं। घृणा एक धुंध की तरह सड़कों पर तैरती रहती है। पिछले जमाने की घृणा कितनी सरल हुआ करती थी, लगभग प्यार जैसी सरल, क्योंकि वह घृणा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हुआ करती थी। पर अनजान लोगों के प्रति यह अमूर्त घृणा मस्तिष्क से जो निकल निकल कर सारा वक्त वातावरण में अपना जहर घोलती रहती है। वह साइकिल पर था, मैं मोटर पर चल रहा था। न जाने वह आदमी कौन था। मोटर के सामने आया तो मेरे लिए उसका कोई अस्तित्व बना, वरना असंख्य लोगों की भीड़ में खोया रहता जिस पर मेरी तैरती नज़र घूमती रहती है। दुर्घटना के ऐन पहले उसने सहसा मुड़कर मेरी ओर देखा और क्षण भर के लिए हमारी आंखें मिली थी। उसकी गंदली सी आंखों में अपने को सहसा विकट स्थिति में पाने की उत्भ्रांति थी। सहसा वे आंखें फैल गई थी। ना जाने उसे मेरी आंखों में क्या नजर आया था। ऐन दुर्घटना के क्षण पर पहुंचते पहुंचते मेरा मस्तिष्क धुंधला जाता है। मेरी चेतना दाएं पैर के पंजे पर आकर लड़खड़ा जाती है और सारा दृश्य किसी टूटते घर की तरह असंबद्ध हो उठता है, क्योंकि मैंने उस क्षण अपने दाएं पैर के पंजे के एक्सीलरेटर को जानबूझकर दबा दिया था। ब्रेक को दबाने की बजाय एक्सीलरेटर को दबा दिया था। मोटर की रफ्तार धीमी करने के बजाय मैंने उसे और तेज कर दिया था। मैंने एक्सीलरेटर को ही नहीं दबाया, उसके पीछे गाड़ी को तनिक मोड़ा भी। जब वह सामने से रास्ता काटकर लगभग आधी सड़क लांघ चुका था, तभी उसने घबरा कर मेरी ओर देखा था। फिर खटाक का शब्द हुआ था और कोई चीज उछली थी जैसे चील छपट्टा मारती है। जब पहली बार मेरी नज़र उस पर गई तो वह मेरे आगे सड़क के किनारे किनारे बाएं हाथ बढ़ता जा रहा था। तब भी मेरे मन में उसके प्रति घृणा उठी। वह थुलथुल सा ठिगने कट का आदमी जान पड़ता था, क्योंकि उसके पैर मुश्किल से साइकिल के पैडलों तक पहुंच पा रहे थे। टखनों के ऊपर लगभग घुटनों तक उठे हुए उसके पजामे को देखकर ही मेरे दिल में नफरत उठी थी, या उसकी काली गर्दन को देखकर। अभी वह दूर था और आसपास चलती गाड़ियों की भांति मेरे दृष्टि क्षेत्र में आ गया था। फिर वह सहसा अपना दायां हाथ झुला झुला कर मुड़ने का इशारा करते हुए सड़कों के बीचे बीच आने लगा था। हाथ झुला झुला कर वह जैसे मुझे ललकार रहा था। तभी मेरे अंदर चिंगारी सी फूटी। अब भी याद आता है तो सबसे पहले उसका घुटनों तक चढ़ा हुआ पजामा और काली गर्दन आंखों के सामने आ जाती है। वह आदमी दफ्तर का बाबू भी हो सकता था, किसी स्कूल का अध्यापक भी हो सकता था, छोटा मोटा दुकानदार भी हो सकता था। सुअर का पिल्ला, देखूं तो कैसे मोड़ काटा जाता है। यह भी कोई तरीका है सड़क पार करने का। उसी लम्हे भर में मैंने एक्सीलरेटर को दबा दिया था और मोटर को तनिक मोड़ दिया था। तभी उसने हड़बड़ाकर पीछे की ओर देखा था। वह क्षण तृप्ति का क्षण था, विष भरे संतोष का। सुअर का बच्चा, अब आए तो मेरे सामने। लेकिन खटाक शब्द के साथ ही एक हड़बड़ाती आवाज़ से उठी और एक पुंज सा जमीन पर गिरता आंखों के सामने कौंध गया, कुछ वैसे ही जैसे कोई चील झपट्टा मारकर पास से निकल गई हो। पर इस क्षण को लोप होते देर नहीं लगी और मेरा मन लड़खड़ा सा गया। यह मैं क्या कर बैठा हूँ। किस बात को चाहना एक बात है और सचमुच कर डालना दूसरी बात है। कहीं कोई चीज़ टूटी थी। मेरे मन की स्थिति वैसी ही थी जैसे कोई आदमी बड़े आग्रह से किसी घर के अंदर घुसे, पर कदम रखते ही घर की दीवारें
और छतें और खिड़कियां ढह ढह कर उसके आसपास गिरने लगी। यह मैं क्या कर बैठा? चलते चलाते मैंने बखेड़ा मोड़ ले लिया है। मैंने एक्सीलरेटर को फिर से दबा दिया। हड़बड़ाते मस्तिष्क में से आवाज़ आई, निकल चलो यहाँ से, पीछे मुड़कर नहीं देखो और निकल जाओ यहाँ से। पर मेरा अवचेतन मन ज़्यादा सचेत था, उसका संतुलन अभी टूटा नहीं था। पहले किसी ने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद भागने से जोखिम बढ़ता है, बखेड़े उठ खड़े होते हैं। मेरा पैर एक्सीलरेटर पर से हट गया, टांगों में कंपन हुआ और मोटर की रफ्तार धीरे पड़ गई। फिर वह अपने आप ही जैसे बाएं हाथ की पटरी से साथ लगकर खड़ी हो जाती है। मोटर की गति थमने की देर थी और मेरे टांगों में पानी भर गया था और सारे बदन पर ठंडा पसीना सा आता महसूस था। यह मैं क्या कर बैठा? यह अनुभव तो दिल्ली में सभी के साथ गाए बगाए होता है। घृणा के आवेश में कुछ कर बैठो और फिर कांपने लगो। सड़क पर शाम के हल्के हल्के साए उतर आए थे। वह समय जब अंधेरे के साथ साथ जीना सा परायापन सड़कों पर उतर आता था, जब चारों ओर हल्की हल्की धूल सी उड़ती जान पड़ती थी और आदमी अकेला और खिन्न निस्सहाय सा महसूस करने लगता है। सड़क पर आदमरफ्त कम हो चुकी थी, बत्तियां अभी नहीं जली थी। मैं मोटर का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। दो एक मोटरें उसी दिशा में आती हुई धीमी हुई। सड़क के पार पटरी पर कोई औरत चलते चलते रुक गई थी और सड़क की ओर देखे जा रही थी। उसका हाथ थामे उसके साथ एक बच्चा था। मैंने उतरते ही सबसे पहले आगे बढ़कर मोटर का बोनट देखा, बत्तियां देखी, पहलू को ऊपर से नीचे तक देखा। कहीं कोई चिप तो नहीं पड़ा या खरूस तो नहीं आई या कहीं रंग उधड़ा हो। नहीं, कहीं कुछ टेढ़ा नहीं हुआ था। मोटर को कहीं जख भी नहीं आई थी। फिर मैंने तेवर चढ़ाए पीछे की ओर घूम गया, जहाँ सड़क के बीचों बीच वह आदमी गठरी सा बना पड़ा था और उसकी साइकिल का पिछला पहिया टेढ़ा होकर अभी भी घूमे जा रहा था। बचाव का एक साधन है हमला। फटकार से बात शुरू करो। अपनी घबराहट जाहिर करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। यह क्या तरीका है साइकिल चलाने का? चलाते चलाते मुड़ जाते हो। अगर मर जाते तो क्या होता? मेरी आवाज़ ने, मेरे तर्क ने ही मुझे आश्वस्त कर दिया कि गलती उसी की थी, मेरी नहीं। इधर हाथ देते हो, उधर मुड़ जाते हो। ना हूँ ना हाँ। धूप में झुलसा चौड़ा सा चेहरा और उड़ते खिचड़ी बाल। उसके लिए उठ बैठना कठिन हो रहा था, शायद जानबूझकर हिलडुल नहीं रहा था। मेरे अवचेतन ने फिर मुझे उसकी ओर धकेला। उसकी बाह थामकर उसे उठा दो। स्थिति संभालने का यही तरीका है। मैंने आगे बढ़कर साइकिल को उस पर से हटाया और उस काले कलूटे को गर्दन के नीचे हाथ देकर बैठा दिया। उसकी फटी फटी आंखों ने मेरी ओर देखा। उसकी नज़र में अब भी पहले की भांति और त्रास था और वह बेसुध हो रहा था। भूचाल के बाद जैसे कोई आंखें खोले और समझने की कोशिश करे कि कहाँ पर पटक दिया गया है। खून की बूंदें उसकी खिचड़ी बालों में कहीं से निकल निकल कर उसके कोट के कॉलर पर गिर रही थी। सड़क पार की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। ऐसा तेज चलाते हैं जैसे सड़क इनके बाप की है, आदमी को मार ही डालेंगे। पटरी पर घाघरे वाली बागड़न औरत अपने बच्चों का हाथ थामे खड़ी चिल्ला रही थी। उसने एक्सीडेंट को होते देखा था। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जिन्होंने एक्सीडेंट को होते देखा हो और वे अपनी गवाही चिल्ला चिल्ला कर देना चाहते हों। मामला बिगड़ रहा है, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मेरे संभाले नहीं संभलेगा। मेरे दाएं हाथ की पटरी पर एक आदमी ठिठक कर खड़ा हो गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ मैंने घूम कर देखा। कोई वयोवृद्ध था, सूट बूट पहने, छड़ी डुलाता पटरी पर ठिठका खड़ा था। मेरे देखने पर पटरी से उतर आया। सभी एक्सीडेंट साइकिल वाले करते हैं, इन्हें बड़ी सड़कों पर आने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज़ों के ज़माने की गाली दे रहा था। तौर तरीके से भी अंग्रेज़ों के ज़माने का रिटायर्ड अफसर जान पड़ता था। कोट नेकटाई लगाए, हाथ में छड़ी लिए घूमने निकला था। अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक अपने अपने हमदर्द सभी को जुट जाते हैं। मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने मोटर रोक ली तो बच गया, नहीं तो इसका भुर्ता बन गया होता। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा और मेरे जिस्म में आत्मविश्वास की हल्की सी लहर दौड़ गई। उसी क्षण मुझे जगत राम सुपरिटेंडेंट का ख्याल आया। मेरे भाई का साड़ू है, पुलिस का अफसर।
मामला बिगड़ गया तो उसे टेलीफोन भी कर देने की ज़रूरत है, अपने आप स्थिति को संभाल लेगा। मैं वहाँ से चलने को हुआ। मैंने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाल लिए और मेरी टांगों में स्थिरता आ गई। सूट बूट वाला बुजुर्ग मेरे पास आ गया और फुसफुसाकर कह रहा था, इसे अस्पताल में छोड़ आओ, जैसे भी हो यहाँ से हटा ले जाओ। पुलिस आ गई तो बखेड़ा उठ खड़ा होगा। यहाँ पर 2-4 रुपये देकर मामले निपटा लेना। पुलिस के नाम पर फिर मेरी आंखों के सामने जगतराम सुपरिटेंडेंट का चेहरा घूम आया। फिर से बदन में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। मैंने आंखें घुमाकर काले कलूटे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में अपना सिर थामे वहीं का वहीं बैठा था। खून की बूंदें रिसना बंद हो गई थी और कॉलर का चौड़ा सा खून का पैबंद लग गया था। कोई क्लर्क है शायद। कितने का आसामी होगा, कितने पैसे देने पर मान जाएगा। सड़क पार से फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई, हमारे सामने पीछे से टक्कर मारी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। औरत ने 3 राह चलते आदमी को घेर लिया और अब वे सड़क के पार खड़े मेरी ओर घूरे जा रहे थे। अगर पुलिस आ गई तो मोटर को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, खामखा का पचड़ा खड़ा हो जाएगा बरखुदार। सूट बूट वाले सज्जन बड़ी सधी हुई आवाज़ में बड़ा सदा हुआ परामर्श दे रहे थे। मैं फिर ऊंची आवाज़ में सड़क के पार खड़े लोगों को सुलाने के लिए बोला, जिस तरह तुम झट से मुड़ गए थे, टक्कर होना लाजमी था। गनीमत जानो कि मैंने गाड़ी रोक ली, वरना तुम्हारी हड्डी पसली नहीं बचती। अगर इसी तरह साइकिल चलाओगे तो किसी न किसी दिन जान से हाथ धोने पड़ेंगे। मेरी आवाज़ में समाज सेवा की गूंज आ गई और मुझे इस बात का विश्वास होने लगा कि मैंने सचमुच इस आदमी को बचाया है, इसे गिराया नहीं। उस आदमी ने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी त्रास छाया था, लेकिन मुझे लगा जैसे उसकी आंखें मस्तिष्क में छिपे मेरे इरादों को देख रही हैं। त्रास के साथ साथ कृतज्ञता का भाव भी झलक आया। मेरी मानो, इसे अस्पताल पहुंचा दो, बुजुर्ग ने फिर फुसफुसाकर कहा। लेकिन मेरा कोई इरादा उसे अस्पताल पहुंचाने का नहीं था। मेरे भाई का हमजुल्फ जगतराम सब मामला संभाल लेगा, उसे टेलीफोन पर कहने की देर है। थुलथुल के बालों में से खून रिसना बंद हो गया था। अधेड़ उम्र बड़ी खतरनाक होती है, पूरी तरह से कायल होने के लिए भी और दूसरों को परेशान करने के लिए भी। मैंने फिर से हाथ पतलून की जेब में डाला, जिसमें 2 नोट रखे थे, एक 5 रुपये का, दूसरा 10 रुपये का। जो जो मेरा डर कम होता जा रहा था, उसी अनुपात में मेरी दुविधा भी कम होती जा रही थी। 10 रुपये देने की भी कोई ज़रूरत नहीं, 5 रुपये बहुत है। यह किसी भी प्रकार की मदद का हकदार नहीं है। जिस तरह इसने झट से साइकिल को मोड़ दिया था, एक्सीडेंट होना जरूरी था। जेब में से 5 रुपये का नोट निकालने से पहले मैंने मुड़कर देखा। सूट बूट वाला बुजुर्ग जा चुका था। दूर छड़ी झुलाता, लंबे लंबे सांस लेता आगे बढ़ गया था। मुझे अकेला अपने हाल पर छोड़ गया था, मुझे धोखा दे गया था। मैं अकेला दुश्मनों से घिरा महसूस करने लगा। 2 छोटे छोटे लड़के भी मेरी बगल में आकर खड़े हो गए और उन्होंने थुलथुल को पहचान लिया जान पड़ता था। गोपाल के बाबू हैं, है ना? एक ने दूसरे से सहमी सी आवाज में कहा, मगर ये दोनों दूर ही खड़े रहे और थुलथुल को देखते रहे, कभी उसकी ओर देखते, कभी मेरी ओर। मैं अभी 5 का नोट उंगलियों में मसल ही रहा था कि पुलिस आ गई। कोई आदमी चिल्लाया, पुलिस, पुलिस आ गई है। मैं चूक गया हूँ। उस वक्त निकल जाता तो निकल जाता। अब तो यह आदमी भी तेज हो जाएगा, बवाला मचाएगा, पुलिस को अपने जख्म दिखाएगा, साइकिल का टेढ़ा पहिया दिखाएगा, भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मुझे परेशान करेगा। पटरी पर वह बागड़न औरत अभी भी खड़ी थी और उसकी बच्ची रोए जा रही थी। आने दो पुलिस को, मन ही मन कहा। जगतराम सुपरिटेंडेंट का नाम उनके आते ही कह देना होगा, वरना उन्होंने अगर चालान लिख दिया तो फिर उसे नहीं फाड़ेंगे। लोग नज़दीक आने लगे, घेरा सा बनने लगा और मैं कह रहा था, आने दो, जगतराम का नाम छूटते ही सुना देना होगा। देर हो गई और चालान लिख डाला तो पुर्जा नहीं फाड़ेंगे। पर दूसरे क्षण मैं लपक कर थुलथुल के ऊपर झुक गया और उसे बाजू का सहारा देकर उठा रहा था। चलो तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊं, उठो, देर नहीं करो।
मैंने उसे बाजू का सहारा दिया था और आसपास के लोग देख लें कि मुझे उस आदमी के साथ हमदर्दी है, पुलिस वाले भी देख लें कि मेरे मन में देशभाव नहीं है। उसने आंखें फेर कर मेरी ओर देखा, सहसा उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा जैसे उसका शरीर सहसा बड़ा हल्का हो गया है और बिना मेरी मदद के अपने आप चलने लगा है। वह उठा ही नहीं, लड़खड़ाता हुआ मोटर की ओर चल दिया। मैंने पहले तो सोचा कि वह अपना साइकिल उठाने जा रहा है, पर वह सीधा मोटर के पास जा पहुंचा और हत्थे को पकड़कर दरवाजे के शीशे के साथ माथा टिकाकर खड़ा हो गया। यह क्या करने जा रहा है? वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने लपक कर आगे बढ़ा, चाबी से डिक्की का दरवाज़ा खोला, टेढ़े पहिए समेत साइकिल को उसके अंदर ठूसा, फिर उस आदमी के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया और पलक मारते गाड़ी चला दी। अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मुझे पूर्ण सुरक्षा का आभास होने लगा। मुझे अपनी कर्मठता पर और चुस्ती पर गर्व होने लगा था। कोई और होता तो एक्सीडेंट के हो जाने के बाद और पुलिस के आ जाने पर किंग कर्तव्य विमूढ़ मुंह बाएं खड़े रहता। अब उसे अस्पताल के बरामदे में पटकूंगा और सीधे घर की ओर निकल जाऊंगा। मोटर चलने पर किसी ने गाली दी थी। 2 आदमी कार की ओर लग पे भी। गाली मुझे दी गई थी या उस आदमी को, मैं नहीं जानता, लेकिन मोटर बड़ी खूबसूरती से लोगों की गांठ को चीरती हुई सर्र करके निकल गई थी और अब मैं कैजुअल्टी वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था और अंदर उसकी पट्टी हो रही थी। मैंने अंदर झांककर देखा तो अध लेटे लेटे उसने मेरे सामने हाथ बांध लिए और देर तक हाथ जोड़े रहा। एक क्षीण विचित्र सी मुस्कान भी उसके चेहरे पर आ गई। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे सिर की चोट के कारण वह पगला गया है। जितनी देर में उसके सामने खड़ा रहा, वह छाती पर दोनों हाथ बांधे मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं ठिठक कर वहाँ से हट गया और बरामदे में टहलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने फिर दरवाजे से अंदर झांका तो वह अब भी छाती पर हाथ बांधे मेरी ओर देख रहा था। क्या यह सचमुच पागल हो गया है? मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास जा पहुंचा। अच्छे कर्म किए थे जो आपके दर्शन हो गए, वह बोला और हाथ जोड़े रहा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। यह क्या बक रहा है? फिर सहसा मैं अपनी पट्टियों के बावजूद दोनों हाथ बढ़ाकर नीचे की ओर झुका और मेरे पैर को छूने की कोशिश करने लगा। मैं पीछे हट गया। उसने फिर हाथ बांध लिए। मेरे अच्छे कर्म थे साहब जो आपकी मोटर से टक्कर हुई। यह कौन सा सॉन्ग रचने लगा है? क्या यह सचमुच होश में नहीं है? पर वह दोनों हाथ बांधे दाएं से बाएं अपना सिर हिला रहा था। पीछे बरामदे में हलचल सुनाई दी। एक स्त्री तो छोटे छोटे लड़कों के साथ बदहवास सी वार्ड में घूमती हुई अंदर आ रही थी। अंदर की ओर झांकते ही मैं लपक कर उस आदमी की खाट की ओर आ गई। दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे भागते हुए अंदर आ गए। हाय, तुम्हें क्या हो गया? कहाँ चोट आई है? और वह फटी फटी आंखों से उसके सिर पर बंधी पट्टियों की ओर देख रही थी। यह उसकी पत्नी रही होगी, मैंने मन ही मन समझ लिया। हादसे की खबर इस तक पहुंच गई है। अस्पताल में आने पर सुरक्षा का भाव जो मन में उठा था वह लड़खड़ा सा गया। पहले ही से उसके सनकी व्यवहार पर मैं हैरान हो रहा था। मन में आया निकल चलूं, अब और ज़्यादा ठहरने में जोखिम है। पर वह आदमी अपने 2 बालकों से कह रहा था, पालागन करो, जाओ जाओ पालागन करो। और दोनों लड़के रान लछन की तरह हार बांधे मेरे पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे। स्त्री ने तनिक घूर कर मेरी ओर देखा। वह बेहद घबराई हुई थी। इनके आगे माथा नवाओ, इन्हें नमस्कार करो, वह अपनी पत्नी से कह रहा था। औरत हद बुद्धि सी सिर पर पल्ला करके मेरे सामने झुकी। मुझे मौत के मुंह से निकाल लाए हैं। सड़क पर पड़े आदमी को कौन उठाता है? यह मुझे उठा लाए हैं, वह बोले जा रहा था। उधर पुलिस आ गई थी। यह मुझे पुलिस के हाथ से खींच कर ले आए हैं। मैंने अच्छे कर्म किए थे। आप तो भगवान के अवतार होकर उतरे हैं। इस कलयुग में कौन किसी को सड़क पर से उठाता है? आपके हाथ से बहुत का भला होगा। थुल थुल गिड़गिड़ा रहा था। वह पगलाया नहीं था। उसकी बकवास के पीछे कोई षड्यंत्र भी नहीं था, केवल त्रास था, दिल्ली की सड़कों का त्रास। मैंने इत्मीनान की सांस ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। अपनी ओर गले में पल्ला डाले झुकी हुई उसकी पत्नी को संबोधित करते हुए मैंने कहा,
मेरी आवाज़ में मिठास आ गई थी, तनाव दूर हो गया था। नहीं नहीं, मैंने केवल अपना फ़र्ज पूरा किया है। एक इंसान के नाते मेरा फ़र्ज था। फिर सद्भावनापूर्ण परामर्श देते हुए बोला, लेकिन आपको साइकिल ध्यान से चलानी चाहिए। दिल्ली में बहुत हादसे होते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपको इस उम्र में साइकिल चलानी ही नहीं चाहिए। इससे तो पैदल चलना बेहतर है। आपकी दया बनी रहे, उसने बुदबुदाकर कहा। नहीं, एक इंसान के नाते यह मेरा फ़र्ज था। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं भिजवा दूंगा। उसने फिर हाथ जोड़ दिए और सिर हिलाने लगा। दयालुता और आत्मश्रद्धा के आवेश में मेरा हाथ फिर पतलून की जेब में गया, जहाँ 2 नोट पड़े थे। मैंने उंगलियों से दोनों नोट अलग किए। 5 दूं या 10, 10 दूं या 5। आसामी तो 5 का नज़र आता है। फिर तभी हाथ रुक गया। यह क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो? यह क्या कम है कि इसे अस्पताल में उठा लाए हो? यह है कौन जिसके प्रति इतने पसीजने लगे हो? न जान न पहचान। मैंने आंख उठाकर उसकी ओर देखा। छाती पर हाथ बांधे वह अभी भी श्रद्धा से सिर हिलाए जा रहा था। लिजलिजी लसलसी सी श्रद्धा, जिसे देखकर फिर से मेरे मन में घृणा की लहर उठने लगी और मैं वहीं से बाहर की ओर घूम गया।